नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और इस वक्त आप पीपल भारत में मुझे देख पा रहे हैं। एक बार फिर से बात करेंगे ईरान और इजराइल की लड़ाई की। जहां ईरान और इजराइल की लड़ाई की बात हम करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं अमेरिका की बात करना भी लाजमी हो जाता है, चीन की बात करना भी लाजमी हो जाता है और फिर आज तो बीच में रूस भी आ गया है, उनकी बात करना भी लाजमी हो जाता है। तो सबसे पहले मेरे सहयोगी आरिफ हसन के पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अमेरिका क्यों इतना इंटरेस्टेड है। हालांकि वो समझा चुके हैं कि अमेरिका क्यों इतना इंटरेस्टेड है, लेकिन चीन और रूस को भी हमें समझना होगा और वो हमें समझाएंगे आरिफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, जब हम बात करते हैं इजराइल वॉर की, ईरान और इजराइल वॉर की, तो अमेरिका का हम नाम नहीं भूल सकते। G7 समिट से कैसे भागे थे ट्रम्प सबको पता है। हालांकि उन्होंने कहा था मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा, उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फिर अभी तक हमले की बात क्यों बार बार टालते जा रहे हैं? कभी 2 हफ्ते बात करेंगे, कभी खामनेई हमारे निशाने पर है लेकिन हम अभी नहीं मारेंगे, क्यों? दरअसल बात क्या है, जो अभी जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, जो उसने काउंटर अटैक किया, उससे तमाम तर दुनिया हिल गई। और दूसरी बात जो है, इसराइल की पहले रोज़ अव्वल से या पहले दिन से ये ख्वाहिश थी किसी सूरत से इस वॉर के अंदर अमेरिका शामिल हो जाए। वो जानता था कि वो ईरान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन अमेरिका खुद बच रहा है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था नोबेल पुरस्कार, अमन नोबेल पुरस्कार। तो अगर जंग वो ख़त्म करने के नाम पर आए थे और अगर वो जंग शुरू कर देते हैं एक और नई, तो नोबेल पुरस्कार तो गया। और दूसरी एक और भी वजह है कि अगर अमेरिका इसके अंदर शामिल होता है इसके अंदर, तो वॉर के साथ साथ अभी रूस और चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि अमेरिका को ख़बरदार किया है कि अमेरिका इस वॉर से दूर रहे और इसके अंदर शामिल ना हो, वरना फिर जो उसकी हालत है, गल्फ़ की हालत है, वहाँ जो उनके ममालिक हैं खाड़ी की, उसकी सूरत हाल बिगड़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो इशारा दे रहे हैं कि हम भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या वो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे? डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो ईरान को हथियार सप्लाई करेंगे, डायरेक्ट इन्वॉल्व बहुत लास्ट के अंदर होंगे। और अगर दूसरी बात एक और भी है, अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है तो ईरान के पास एक ऑप्शन बचता है कि जहाँ जहाँ भी उसके अड्डे हैं यहाँ पर खाड़ी के अंदर, ईरान उन सब पर मिसाइल मारेगा। उन सब पर ईरान अगर मिसाइल, अंधाधुन मिसाइल, जिस तरह से वो अभी इसराइल को पर मार रहा है, अंधाधुन मिसाइल मारेगा, पूरा खित्ता जो है ये जल करके आग की लपेट में आ जाएगा। और यहाँ पर जो है तमाम तेल है, पेट्रोल है, सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो सोचिए, अगर इतनी बड़ा हिस्सा जो है जहाँ से दुनिया का लगभग 70 to 80% तेल जो है सप्लाई होता है, अगर वो हिस्सा जल जाता है, दुनिया कहाँ पहुँचेगी। दूसरी एक और भी चीज़ है, अभी वो शामिल होने के लिए एक और भी चीज़ चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं, जो आपको याद होगा, अभी आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के आसिम मुनीर को उन्होंने वहाँ पर स्पेशल लंच, वो कोई नहीं भूलता स्पेशल लंच। उसको ये चाहिए, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। वो चाह रहा है कि डायरेक्ट अगर इन्वॉल्व हो गए तो वार बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि तीसरी जंग अजीम की तरफ, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम चले जाएं। तो वो क्या चाह रहा है, जो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहाँ से कुछ या तो इंसर्जेंसी करे या फिर पाकिस्तान से कोई काम ले, या पाकिस्तान से उसे चाहिए हवाई अड्डे। लेकिन अमेरिका, आरिफ, अगर हम समझें अमेरिका को, अमेरिका अब तक कभी किसी से डरा नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप की खुद की जैसी छवि है, वो तो वैसे ही किसी से नहीं डरते। आते उन्होंने कैसे ताबड़तोड़ टैरिफ लगाए थे, चाइना पे भी डबल ट्रिपल टैरिफ, 125% टैरिफ लगा दिया था, कितना हाहाकार मचा था। अब डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया? G7 समिट छोड़कर भागे हैं, खamenei को कह रहे हैं कि जी हम तो आपको देख रहे हैं, आप कहाँ पर हो। तो फिर आखिर अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों पीछे हट रहे हैं? वो सिर्फ एक दबाव बनाने का तरीका था कि खamenei का हमें मालूम है कहाँ है, या टैरिफ की लड़ाई वो चाइना से हार चुके हैं, इस बात को सोचिए। और वो जो मैंने पहले कहा था, जिस स्टेटमेंट पे वो आए थे कि अमेरिका फर्स्ट और दूसरे दुनिया के अंदर अमन कायम करना, वो एक जंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि यहाँ से अगर 22 दफ़े किसी वजह से उसे जाना भी पड़े, एक तो 15 दिन के लिए तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। दूसरी वजह यह है, उसे पाकिस्तान से अड्डे चाहिए, एयर बेस चाहिए। ये सवाल अलग है कि पाकिस्तान अड्डे दे पाएगा इस सूरत हाल में या नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए जो स्पेशल लंच कराया, जब भी कभी वहाँ पर कोई इस तरह की बात होती है तो हमेशा प्रेस साथ होती है। लेकिन क्या हुआ है, 2 घंटे के अंदर मीटिंग के अंदर 2 के अलावा तीसरा आदमी नहीं मौजूद था। तो अंदर से जो बातें निकल करके आई हैं, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर मुझसे इत्तफाक करते हैं मेरी बातों से। और उन्होंने कहा कि वो इसराइल को इतना बुरा भी नहीं जानते। हालांकि उन्होंने ईरान का फेवर किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इसराइल को इतना बुरा भी नहीं जानते। इसका मतलब, अच्छा,
देखो एक जमहूरी मुल्क होता है जैसे इंडिया है। अब इंडिया के अंदर तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर है, उसे जवाब देना है, अपोजिशन को जवाब देना है, अपनी कैबिनेट को जवाब देना है। अब पाकिस्तान के अंदर जैसा मुल्क है उसके अंदर जमहूरियत तो वहाँ है नहीं, वहाँ तो एक ही आदमी सर्वे सर्वा है। पूरी ये समझिए जो आवाम है वो एक लीडर के फेवर में उन्होंने पूरी उसको डमी बना के रख दिया और उसके लिए वो अकेला आदमी, इसलिए एक आदमी से जो है बात करना वो आसान होता है। इसीलिए अमेरिका जो है या ये वेस्ट जो है वो जहाँ पर अपने हिसाब से जहाँ उनके फ़ायदे होते हैं वहीं पर वो जमहूरियत को फ़रोग देते हैं यानी कि बढ़ाते हैं, और जहाँ उनको देता है वहाँ पर डिक्टेटर। मिस के अंदर डिक्टेटर, मिस की जो आरिफ, जब हम प्रोग्राम शुरू करने वाले थे एक सहयोगी ने बताया था कि अब रूस ने भी कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ईरान के साथ हूँ। इसका क्या मतलब समझा जाए? मतलब ये देखिए हर आदमी अपना फ़ायदा देखता है, चाहे रूस हो या कोई और हो या चाइना हो। रूस को फ़ायदा क्या है अगर अमेरिका यहाँ पर उलझ जाता है, उसकी कोशिश होगी उलझाने की। यहाँ पर रूस की कोशिश है, अगर अमेरिका यहाँ पर उलझ जाता है तो यूक्रेन को सप्लाई हथियारों की बंद हो जाएगी। यूक्रेन के लिए अमेरिका उसे रूस को जो है यूक्रेन में एक फ्री हैंड मिल जाएगा, उधर से वो कैप्चर कर लेगा। इधर से जो तेल वगैरह जो है सारा का सारा जब तेल बंद हो जाएगा यहाँ से जाना तो सारा तेल किसका बिकेगा? रूस का। गैस किसकी जाएगी? रूस की। यूरोप सारा मोहताज हो जाएगा रूस और चाइना का। उधर चाइना को भी एक फ्री हैंड मिल जाएगा। जब अमेरिका इधर उलझ गया तो ताइवान के लिए एकदम उसको फ्री हैंड मिल जाएगा चाइना को। तो इन दोनों की भी कोशिश है किसी सूरत से अमेरिका को इस जंग के अंदर उलझाया जाए, लेकिन इसके अंदर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है किसी सूरत से मुझे यहाँ से, जैसे उसने कहा, अब क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होना इस तरह से मुश्किल होगा क्योंकि आवाम का दबाव बहुत होगा। वो चाहता है वहाँ से उसे कुछ जासूसी या कुछ इस तरह से करके इस तरह कुछ इनपुट हासिल करे वहाँ से, और वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की अपनी ISI या जो भी है जिस तरह से, और उसके अंदर वार और टेरर के अंदर जो अमेरिका पाकिस्तान को इतनी इज्जत देता है, कुछ करता है, ऐसा नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए जब जब उसको वक्त पड़ता है तो हम पाकिस्तान को वो रेस्पेक्ट देता, वरना वो लात मार देता। हमने देखा। आरिफ, इन सब का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या इम्पैक्ट पड़ भी रहा है या नहीं? सबसे बड़ी बात यह है। पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कोई डील हो जाती है, जो क्योंकि ट्रम्प का फेवरेट जो है वर्ड है, वो जो शब्द है वो है डील। अगर वो इन दोनों के बीच कोई डील कराने में कामयाब हो गए, यहाँ से इजराइल और ईरान के बीच में, तो ट्रम्प का क्या होगा कि एक तो वो नोबेल पुरस्कार पक्का हो गया। दूसरा, इस डील से जो आसानी होगी वो ये होगा, इसके अंदर जाने के अंदर जो अमेरिका को ईरान के थ्रू ईरान के अंदर जाने के लिए अमेरिका को आसानी मिलेगी। और भारत की जहाँ बात कर रहे थे, भारत की तरफ आते, भारत की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत डुलमुल है। वो दिखा तो रहा है अपने आप को खड़ा हुआ इजराइल के साथ, लेकिन वो और ये दिखा रहा है कि मैं न्यूट्रल हूँ भारत, लेकिन वो खड़ा हुआ दिख रहा है इजराइल के साथ और वेस्ट के साथ, जबकि वेस्ट के साथ और इजराइल के साथ हमारा खड़ा होने के अंदर हमारा सरासर नुकसान है। जो मैंने बात की, डील अगर हो गई तो सबसे पहले हमें नुकसान ये होगा जो हमें 4 बार जो दिया गया है पोर्ट, वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, वो डील ख़त्म हो जाएगी, वो भी चाइना के कब्ज़े में आ जाएगा। और चाइना और ईरान कभी हमारे ऊपर यकीन नहीं करेगा। हमें गल्फ से जो बाकी के भी, तो क्या हमें सच में ईरान की अभी यकीन की ज़रूरत है? ईरान की हमें ज़रूरत है आरिफ? ज़रूरत पड़ेगी। हमें तेल भी चाहिए, गैस भी चाहिए, हमें वो पोर्ट चाहिए, जो हमें रास्ता चाहिए हमारे जाने के लिए। व्यापार भाई दुनिया कहाँ पर चलती है? ट्रेड पर चलती है ना। हमें ट्रेड के लिए एक रास्ता चाहिए, या फिर दूसरा हमारा रास्ता बनता है पाकिस्तान की तरफ से होकर के, और पाकिस्तान के साथ हम कर नहीं सकते। वो हम कर नहीं सकते, वो बिल्कुल बंद है अभी से। अभी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमारी थोड़ा सा डुलमुल नज़र आती। हम देखिए जा रहे हैं तो G7 के अंदर, G7 के अंदर हमारी क्या है, आउटरीच के अंदर हमें बुलाया जाता है। G7 का मेंबर तो है नहीं, G7 तो खुद खत्म होने के कगार पर खड़ा हुआ है। वो आपने उसके अंदर नहीं देखा किस कदर झगड़े हैं G7 के अंदर, कि ट्रम्प वहाँ से कहेगा, ट्रम्प ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, उधर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट मैक्रो ने कहा कि वो जा रहे हैं, उनके बीच कोई समझौता कराने के लिए उन्होंने उसकी बात को नकार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो पूरी यूरोप को ट्रम्प जो है जूते की नोक पर रख रहा है, उसने आपस में झगड़े, और हम वहाँ जाके बात करें G7 के अंदर हम लेकिन क्या ट्रम्प भारत को ऐसा कर पाए? क्योंकि भारत को उन्होंने बुलाया था, मोदी जी ने साफ मना कर दिया कि जी नहीं, मैं नहीं आ रहा, सिर्फ फोन पे बात किया। जो मैंने पहली बात की थी वो एक ट्रिक की थी, जो बुलाया था वो चाह रहे थे कि आसिम मुनीर वहाँ पहले से मौजूद होंगे, तो अब जब मोदी जी वहाँ पहुँच जाएंगे दोनों को एक बार गले मिला दूँ और लाओ जी मेरा एक नोबेल पुरस्कार, फिर घूम फिर के नोबेल पे बात आ जाती, फिर आ जाती है कि मेरा जो एक पॉइंट गेन हो जाएगा। तो इस तरह से जो भारत के तराजू में बात कर रहे थे वहाँ से उसमें, तो भारत को इस तरह से हमें पूरे उन कंट्रीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी उस पर नहीं, जैसे बात कर रहा था कि हम कह रहे थे G7 में हम जा रहे हैं, बात करेंगे हम कहें कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की। अरे भाई ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ तो इजराइल के उसके ईरान के साथ खड़े हुए हैं, ब्राज़ील है और चाइना है, ये है। अच्छा
और आप ईरान अभी जो भारत पाकिस्तान में टेंशन थी उसमें भी हमने देखा कि भारत के साथ एक्चुअली कोई कंट्री नहीं थी। बहुत सीरियस मुद्दा है कहीं ना कहीं जो आप बार बार उठा रहे हैं फॉरेन पॉलिसीज़ का। हाँ, मैं उसी को कह रहा हूँ। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, हम तो साउथ ग्लोबल कंट्री है ना, हमें तो इन कंट्रीज़ के साथ खड़ा होना है यहाँ पर। और हमें किसके साथ, अभी हम देखिए ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर ईरान भी है, इससे उससे देखिए शंघाई कॉरपोरेशन का मेंबर ईरान भी है और हम भी हैं। तो हमें उसी के साथ, हमें किसके साथ खड़े, हम अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, ये खुद समझ से बेहतर, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमारी इसको, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, इसको आगे, इसको में रिवाइज करना पड़ेगा इसके अंदर यकीनी तौर पर। वरना तो हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, इन दो जो हमारे जो ये गुट बनते चले जा रहे हैं, दो धड़े बनते जा रहे हैं, कि हम ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। हमें अपनी पॉलिसी साफ करनी है, हमें खड़ा होना पड़ेगा इसी साथ। कौन मना कर रहा है आपको इजराइल के साथ खड़े होने के, लेकिन कम से कम आप ईरान के भी तो साथ दिखाइए ना, खड़ा होकर के। हम ईरान स्टैंड तो लीजिएगा ही। आप साउथ ग्लोबल कंट्री हैं, आप इन्हीं के साथ खड़े होंगे। आप चाइना है इसके अंदर, आप ब्रिक्स के मेंबर हैं। और ब्रिक्स, और जो आप जो समझ रहे हैं कि ईरान ये एक इस वक्त एक वर्ल्ड व्यू है। आप इसको, वो एक रीजनल पावर नहीं, ईरान जो है, ये सोच रहे हैं आपके ईरान जो है एक रीजनल पावर है। अब वो ऊपर, उससे ऊपर उठ चुका है। तो ये भारत पे पड़ेगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। डील अगर हो जाती है या अगर उसको अगर अटैक करना पड़ता है, तो पाकिस्तान का जनरल क्या ये तमाम तर चीज़ें कर पाएगा, अपनी आवाम का दबाव सह पाएगा। हालांकि आज तक जितने भी जनरल हैं वो अमेरिका के आगे घुटने टेकते नज़र आए हैं। और ये एशिया कंट्री की एक बड़ी कमज़ोरी है, चाहे उसमें इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो। जब ये वेस्टर्न कंट्री उनको उससे ज़रा सा प्यार से बात कर लेते हैं तो समझ लेते हैं कि हमें बहुत करीबी हो गए। और आज भी उनके दिलो दिमाग से गुलामी का तसव्वुर ख़त्म नहीं हो रहा। और हकीकत बात यह है, अमेरिका का भी डाउनफॉल शुरू हो चुका। और जो यूरोप कंट्री हैं और अमेरिका, उनके बीच के झगड़े अब ये डाउन की तरफ जा रहे हैं, डाउनफॉल की ही तरफ जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ। तो आरिफ मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे। हमने भारत की फॉरेन पॉलिसीज़ पे बात की, हमने बात की कि किस तरह से ईरान और इजराइल का युद्ध जो है कहीं ना कहीं भारत पर भी इम्पैक्ट डालता है। हमने पाकिस्तान की भूमिका की भी बात की। इसी के साथ साथ हमने बात की कि अगर अमेरिका डायरेक्ट इस युद्ध में आता है तो रूस का क्या रवैया रहने वाला है, रूस क्या कदम उठाने वाला है। एक और मुद्दे के साथ कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।